बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं फॉर बीएससी, बीएस एंड एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड ये हमारा सिलेबस है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। व्हाट वाज द रीजन विच इंसेस द साइंटिस्ट कम्युनिटी टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, हमारा सवाल यह है आज का। जैसा कि प्रीवियस टॉपिक के अंदर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता रहता हूं, उसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे करेंगे। बात जैसा कि स्टार्ट हुई थी लाइट से। हाइजन ने कहा कि लाइट जो है वो वेव है। थॉमस यंग ने कहा कि वाकई जो लाइट है वो वेव है। फिर प्लांक्स ने ये कहा कि वाकई ये जो लाइट है ये वेव है, लेकिन ये जब लाइट आती है तो ये एक जैसे रस्सी नुमा है, इस तरह नहीं आती, छोटे छोटे पार्ट्स में आती है, जिनको उन्होंने कहा था कि ये पैकेट ऑफ वेव हैं, जिनको बाद में उन्होंने क्वांटम कहा। और क्वांटम को जब मिक्सअप करते हैं तो वो एक क्वांटा बनता है, जिनको उन्होंने पैकेट ऑफ वेव्स का नाम दिया। फिर जो डियर स्टूडेंट्स सरों के सर हैं, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने आके ये कहा कि ये बात भी ठीक कह रहे हैं, और उन्होंने जो है कहा कि लाइट जो है वो वेव नेचर अगर रखती है, तो अगर लाइट के एक पार्टिकल को आप कंसीडर कर लें, जिनको उन्होंने फोटॉन का नाम दिया, तो सिंपल आप कह सकते हैं कि जो पैकेट्स ऑफ वेव थे, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन पैकेट्स को फोटॉन का नाम दिया था। फिर इन्हीं फोटॉन का कंसेप्ट लेके हमारे जो कॉम्पटन सर थे, जिसको हम कॉम्पटन इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, उन्होंने फिर जो है एक्सरेज बीम लिया और उन्होंने ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसको गिराया। फिर देखा कि वहां से जो है इलेक्ट्रॉन किसी और डायरेक्शन में, और वो जो फोटॉन था वो जो है किसी और डायरेक्शन में गया था। यहां तक कहानी तो समझ आती है। फिर इसी कंसेप्ट को यूज किया था डी ब्रॉय, लेस विक्टम डी ब्रॉय जिनका पूरा नाम था। उन्होंने इस कंसेप्ट को यूज किया कि कॉम्पटन ये कह रहे हैं कि आपकी जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर रखती है। तो फिर डी ब्रॉय ने ये सोचा कि अगर वो पार्टिकल नेचर रखती है तो पार्टिकल को भी वेव नेचर होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन था। यानी डी ब्रॉय का ये कहना था कि एवरी फास्ट मूविंग पार्टिकल हैव वेव नेचर। क्यों? वहां पे डाइफ्रैक्शन होती है, डिफ्रैक्शन होती है, इस वजह से हम जानते हैं कि पार्टिकल डिफ्रैक्ट होता है, लेकिन वेव जो है वो डिफ्रैक्ट नहीं होती थी। इसी सिलसिले में जो अपना हाइपोथेसिस दिया डी ब्रॉय ने, उसको स्टडी किया इन दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम डेविसन और जर्मर था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और जो डी ब्रॉय ने एक तो ये कहा कि आपके इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है, पहली बात, उसको भी ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने कोई फार्मूला दिया था, जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ड्राइव किया था, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो ये जो था ये फार्मूला भी उन्होंने दिया था। तो स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए एक सवाल था कि जब डी ब्रॉय ने अपने हाइपोथेसिस पेश किए, तो साइंटिस्ट कम्युनिटी का ये रूल है, या हमारा खुद का भी ये असूल होता है कि जब तक कोई थ्योरी का मैथमेटिकल प्रूफ ना हो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना हो, तो उसे हम स्टेबल थ्योरी नहीं मानते। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने जो है डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस पे तवज्जो नहीं दी, लेकिन सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ये बंदा ठीक कह रहा है, इस पे तवज्जो की जरूरत है। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इन पे काम शुरू कर दिया। उनमें से दो ये बंदे थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और तस्दीक की कि वाकई ये बंदा ठीक कह रहा है। यानी हम जो है, हम इसी तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे जो है क्या कर सकते हैं कि वेव नेचर रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं प्रीवियस टॉपिक से, वो ये था हमारे पास, हम कहते हैं कि डी ब्रॉय ये कहता था सॉरी
हाइपोथेसिस हमें किस चीज के बारे में बताते हैं? बताते हैं कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव associated with it, कि हर मूव करने वाला पार्टिकल जो है अपने साथ वेव नेचर, वेव कैरेक्टर रखता है। ये कहा था किसने? डी ब्रॉय ने। फिर आगे जो है इसी चीज को स्टडी किया डेविसन एंड जर्मर ने, प्रूव किया उन्होंने, प्रूव दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जिसको पार्टिकल जाना जाता था, शोज डिफ्रैक्शन, सॉरी डिफरेंस नहीं, डिफ्रैक्शन। और हम कहते हैं कि वेव की प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन शो करवाना। प्रॉपर्टी ऑफ वेव, यानी वेव की ये प्रॉपर्टी है कि लाइट वो जो है डिफ्रैक्ट होती है। फिर इस दिनों में जब डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो जेपी थॉमसन ने भी यही एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जेपी थॉमसन जो कि जे थॉमसन के बेटे थे, उन्होंने भी इस दौरान जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन डी ब्रॉय को भी नोबेल प्राइज से नवाजा गया, नोबेल प्राइज मिला, और डेविसन और जर्मर को भी इसी एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे जो है क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। तो ये तो थोड़ा सा प्रीवियस डिस्कशन थी। हमारे पास ये अरेंजमेंट है, आपको नजर आ रही है, ये मैंने सारा चैम्बर बनाया हुआ है यहाँ पे जिसमें एक्सपेरिमेंट ने परफॉर्म होना है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो आपको नजर आ रहा है इस तरह का, जहां पे ये मैंने बैटरी कनेक्टेड की है, ये असल में है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम है? मेरे ख्याल में जैसे ही यहां पे जो है हम गर्म करते हैं, इसको जैसे हीट अप करेंगे, जैसे ये हीट अप हो जाएगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इज दैट क्लियर? इसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहां पे ये जो शेप आपको नजर आ रही है, इस शेप ये मैंने इस वजह से बनाई है कि ताकि यहां से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल सीधे आए, वो डिस्पर्स ना हो, फैल ना जाए, बिल्कुल सीधे आए। इस वजह से ये जो है यहां पे मैंने बनाया हुआ है। आई थिंक गैलियम आर्सेनाइड है जिसको हम गर्म करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये सारा प्रोसेस इलेक्ट्रॉन गन के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन गन से जैसे इस चीज को आप गर्म करेंगे, जैसे हीट होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और बिल्कुल सीधा एक बीम की शक्ल में यहां पे आएंगे। हम ये इस वजह से लगाते हैं ताकि हमें स्ट्रेट बीम मिले इलेक्ट्रॉन का, पहली बात। और यहां से ये देखें आप, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, और यहां पे मैंने रियोस्टेट दिखाया हुआ है। रियोस्टेट को डियर स्टूडेंट्स रोजमर्रा जिंदगी में हम कैसे देखते हैं, कैसे यूज करते हैं डेली लाइफ से। जैसा कि ये अभी फैन जो है ऑन है, आप गौर कर सकते हैं कि वो जो एक छोटा सा ऐसे फिरने वाला, आपको यही रियोस्टेट है, यानी रेगुलेटर जिसे कहते हैं। इस रेगुलेटर से आप क्या करते हैं कि फैन की स्पीड जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये रियोस्टेट का भी यही काम है कि यहां से आप क्या कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल करते हैं। रियोस्टेट लाइक आपका यही जो रेगुलेटर है फैन का, जिससे आप स्पीड ज्यादा या कम कर सकते हैं, ये रियोस्टेट जो है यही रेगुलेटर है आपका। इज दैट क्लियर? अब हम कहते हैं कि यहां पे हमने जो है पोटेंशियल सोर्स लगाया हुआ है, पोटेंशियल सोर्स। अब यहां पे ये देखें कि ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब रियोस्टेट जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और नेगेटिव यहां पे है। हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है। अब हम ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों यूज कर रहे हैं? हम इस वजह से यूज कर रहे हैं कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो उसको हम जो है यहां पे क्लियर करेंगे।
अब स्टूडेंट्स ये तो थी पहले अरेंजमेंट, अब होगा क्या? अब जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहां पे लगा हुआ है निकल क्रिस्टल। क्या? निकल क्रिस्टल। अब ये समझे कि निकल क्रिस्टल क्या होता है। हम कहते हैं कि इसमें जो एटम की अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट जो होती है ये रेगुलर शेप में होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको आपकी लाइफ से इंट्रोड्यूस करवाऊं इस निकल क्रिस्टल की के अंदर जो एटम की अरेंजमेंट है उसको समझने के लिए, कि जैसे आपकी ये 5-6 मतलब कि रोज बनी हुई हैं। आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ये रो हो गई, स्ट्रेट ले जाएं, इस रो में भी बंदे बैठे हैं, इस रो में भी बंदे बैठे हैं, आप लोग यहां से बैठे हैं या आप लोग यहां से बैठे हैं। तो आप एक देखें तो आप जो है बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप ऐसे लाइन में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? बिल्कुल लाइन में बैठे हैं। तो आपकी ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है, या इस तरह आप रो को कंसीडर कर सकते हैं या इस तरह आप रो बना सकते हैं। फर्स्ट बेंच पे देखें आप 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं, साथ में देखें 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, फिर 4 बैठे हैं, तो ये देखें एक सीक्वेंस जा रही है। तो इसी जो अरेंजमेंट है आप लोगों की, इसी तरह की अरेंजमेंट होती है निकल के अंदर एटम्स की। और इस चीज को मैंने यहां पे भी बनाया हुआ है, इधर भी आते हैं अभी। अब जैसे ही निकल के ऊपर इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेंगे, यहां से जो है वो ऐसे समझेंगे मुड़ जाएंगे। अब जैसे ही रिफ्लेक्ट होंगे तो इस तरफ चले जाएंगे, और ये कौन से एंगल पे? 50 के एंगल पे। 50 के एंगल पे क्या होंगे? डिफ्रैक्ट होंगे, मुड़ जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब हम कहते हैं कि ये जैसे ही मुड़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम कहते हैं कि यहां पे हम एक डिटेक्टर यूज करते हैं। क्या? डिटेक्टर। उसका क्या काम होता है? वो डिटेक्ट करता है, 2 काम करता है। एक तो हमें ये बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। पहला इसका काम डिटेक्टर का ये है कि वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। दूसरा इसका काम है कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, 100 आ रहा है, 200 आ रहा है, 1000 आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो इसका काम समझ आ गया कि डिटेक्टर का काम क्या है। डिटेक्टर का काम यह है कि वो ये बताता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है। इंटेंसिटी का मतलब कि शिद्दत कितनी है। समझते हैं? इस लेवल में आ गए, समझते हैं बात को। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन 100 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 1000 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो वो डिटेक्टर बताएगा। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि अगर यहां पे देखें तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। करंट का भी कोई कंसेप्ट हो सकता है, यहां पे हो सकता है कि नहीं? अब हम कहते हैं कि करंट का कैसे पता चलेगा, तो इस हम डिटेक्टर के साथ जो है फिर वहां पे एमीटर लगा देते हैं। एमीटर मेजरमेंट करता है करंट की, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि वो एमीटर जो है वो हमें बताएगा कि आपका करंट जो है वो कितना आ रहा है, और इस करंट को हम कहते हैं कलेक्टर करंट। कौन सा करंट? कौन सा करंट? कलेक्टर करंट। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी चीज को मैंने यहां पे बनाया हुआ है। अब ये देखें, समझ लें, ये इंसिडेंट बीम है, यानी फास्ट मूविंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको बीटा पार्टिकल भी कह सकते हैं हम। अब ये देखिए यहां से आ रहे हैं आपके, ये फास्ट मूविंग बीम है इलेक्ट्रॉन की। जैसे ही मैंने जैसे कहा अरेंजमेंट होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है क्रिस्टल के अंदर, क्योंकि हम ये क्रिस्टल यूज कर रहे हैं। ये समझ लें कि ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये क्रिस्टल है, और इसके अंदर हमारे जो है सारे क्या हैं? एटम्स हैं, जो अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट में है। अब यहां से ये लाइंस देख सकते हैं रेड कलर की। अब हम कहते हैं कि जैसे ही लाइट ने यहां पे फॉल किया, यानी इलेक्ट्रॉन ने यहां पे फॉल किया, इलेक्ट्रॉन जैसे यहां आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? स्कैटर्ड हो जाएगा, यानी डाइफ्रैक्ट हो जाएगा। अब कौन से एंगल पे डाइफ्रैक्ट होगा? 50 के एंगल पे। अब सवाल यहां पे डियर स्टूडेंट्स ये पैदा होता है कि ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता क्या है। मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स हमें पहली सूरत में तो ये बताएगा कि जो डी ब्रॉय ने कहा आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर रखता है, उसको प्रूव किया इन्होंने, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला डी ब्रॉय सर ने दिया था उसको भी प्रूव किया। इज दैट क्लियर? तो इस एक्सपेरिमेंट का यही काम है। अब यहां पे समझ आ गई वही वाली अरेंजमेंट। खुला करके मैंने यहां पे वाज़ेह तौर पे इसलिए बनाया ताकि आपको समझ आए, लेकिन बात वही है, अगर यहां पे समझ आ जाए तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाज़ेह तौर पे वैसे बनाया है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे गौर करें तो हम कहते हैं कि अब इसके अंदर जो है, ये बात थोड़ी समझने वाली है आप लोगों के लिए। अब हम कहते हैं कि यहां पे इस चीज पे गौर करें, ये जो स्पेस है, ये 2 लाइंस के दरमियान जो स्पेस है, हम इसको डी से जाहिर करते हैं, जिसको हम कहते हैं
इंटरप्लेनर स्पेसिंग, केमिस्ट्री के अंदर समटाइम पढ़ते रहते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग यानी D इज इक्वल टू इंटर प्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। थैंक यू, आप भी क्लास में हैं, आपका भी हक है। अब देखिए हम कहते हैं कि ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। अब यहां पे हमने कहा था कि हमने ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है ये काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि कितना फास्ट आपका इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब हम कहते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी जो है हम लेते होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम पढ़ते आते हैं W इज इक्वल टू QV, यानी जब आप किसी चार्ज के ऊपर कोई मतलब के वोल्टेज अप्लाई करना है, जब आप किसी चार्ज के ऊपर काम करते हैं तो उसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वर्क किया चार्ज पे, वहां से अगर वर्क को निकालना चाहें तो फिर आप करते हैं कि क्या कर देते हैं कि QV कर देते हैं। अब Q का मतलब यहां पे है, हम कहते हैं कि Q का मतलब यहां पे क्या होता है? चार्ज, और यहां पे हम चार्ज इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, तो इस वजह से Q की जगह पे मैंने क्या लिखा है? E। इज दैट क्लियर? अब ये काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारे पास, वो क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। यहां पे मैंने ग्राफ के अंदर शो भी किया हुआ है। अब अगर ये देखें कि एंगल कैसे आता है, अब हम जानते हैं कि अगर यहां पे देखें ये फाई है, ये फाई है, फाई प्लस देखें सेंटर में क्या है? 50 डिग्री प्लस क्या है? फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। इसकी वजह अब गौर करें तो यहां पे जो है ऐसे आपको डिफ्लेक्शन शो होगी। कैसे? हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक सर्कल होता है वो 360 के इक्वल होता है। अब अगर यहां पे एक लाइन लगा दी जाए, इसको हाफ कर दिया जाए और आपका पार्टिकल यानी आप जिसे इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं वो यहां से ही रिफ्लेक्ट हो जाए, सरफेस से यानी सेंटर से रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इस चीज को कहते हैं कि उसने 180 डिग्री से ही टर्न लिया है। इज दैट क्लियर? अब यहां से अगर आप देखें यहां पे बन जाएगा 2 फाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, हम कहते हैं कि ये 50 हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस आ जाएगा 50। अब कितना बचेगा? 2 फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 130 डिग्री। अब अगर इस 2 को इधर ले जाएं तो यहां पे आ जाएगा फाई इज इक्वल टू बन जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, यानी ये अगर आप फाई को लें इधर आ जाएगा आपके पास 130 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 65 डिग्री। तो अब आपके पास फाई कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। अब यहां हम कहते हैं कि ये वाली जो प्रोसेस है, ये जो अरेंजमेंट है, जब ब्रैग्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि एक्सरेज जो है वो क्या करती है? वेव है लेकिन वो डिफ्रैक्ट होती है। अगर एक्सरे डिफ्रैक्ट होती है तो फिर जर्मर एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि अगर एक्सरे आपकी वेव कैरेक्टर रखती है और वो डाइफ्रैक्ट होती है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी अगर वेव कैरेक्टर रखता है तो इसको भी डाइफ्रैक्शन होनी चाहिए, इसकी भी डिफ्रैक्शन होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अब वो कहते हैं कि डिफ्रैक्शन जो है वो 50 एंगल पे होनी है। कितने एंगल पे होनी है बेटा? 50 एंगल पे होनी है, क्योंकि हमने यहां पे देखा था कि 50 एंगल पे होनी है। अब हम ये देखते हैं कि ब्रैग्स लॉ को ये ओबे करता है कि नहीं करता। हम कहते हैं ब्रैग्स लॉ जो होता है हमारे पास, इसको दोबारा मैं रेज कर देता हूं। हम कहते हैं हमारे पास ब्रैग्स लॉ जो है, आपने तवज्जो करना है, ब्रैग्स लॉ होता है 2d sin phi इज इक्वल टू n लैम्डा। इज दैट क्लियर? अब हम जो है n को अज्यूम करते हैं कि ये 1 है, फर्ज किया कि n 1 है। अब देखें यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2d साइन, अब जो है फाई की वैल्यू क्या है? 65। तो यहां पे मैं पुट कर सकता हूं 65 इज इक्वल टू n है आपके पास 1, तो यहां पे लैम्डा आ जाएगा। अब सिंपल है। अब d जो है ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग है जो कि कांस्टेंट होती है, जो होती है 0.91 क्रॉस 10 टू रेज पावर -10 यानी एंगस्ट्रम होता है ये। अब सिंपल इस चीज को अगर हम यहां पे पुट करें तो यहां पे मैं दोबारा, अब हम कहते हैं कि हमारे पास 2 है, क्रॉस हो जाएगा 0.91 क्रॉस 10 टू रेज पावर -10। इज दैट क्लियर?
अब है आगे आपके पास साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू है आपके पास लैम्डा। अब इसको जब आप पूरा हल करेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो आपके पास ये जो लैम्डा है ये आ जाएगा 1.66 और यहां पे जो है आपके पास आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। क्या आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम। ये इस तरह आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर? अब ये तो था ब्रैग्स लॉ। क्या था? ब्रैग्स लॉ, जो ये कहता है कि आपकी एक्सरेज जो है वो वेव कैरेक्टर रखती है। अब वो वेव कैरेक्टर रखती है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ये देखा कि वो भी रखता है, तो इसने प्रूव किया कि वाकई अब आपका इलेक्ट्रॉन जो वेव कैरेक्टर रखता है वो भी ब्रैग्स लॉ को ओबे कर रहा है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो फार्मूला आया था यानी लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 ओवर जो है हमारे पास अंडर रूट वी, वो भी इस चीज को ओबे करता है या नहीं करता। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, पहले यहां पे इस ग्राफ को समझ लेते हैं और लास्ट में जो है फिर हम जाके वो कैलकुलेट करेंगे। अब ये ग्राफ है, यहां पे मैंने देखो लिखा हुआ है कलेक्टर करंट। कौन सा करंट? कौन बताएगा? एमीटर बताएगा। कब बताएगा? जब डिटेक्टर डिटेक्ट करके बताएगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कम हियर। अब उसके बाद हम कहते हैं कि ये कलेक्टर करंट है। अब इस साइड पे मैंने काइनेटिक एनर्जी ली हुई है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? अब ये देखिए 35 और मैंने लिया हुआ है 65 तक। यानी यहां पे अगर गौर किया जाए 2 मिनट पहले तो वहां पे मैंने लिखा था कि हमारे पास फाई जो था वो इज इक्वल टू आया था 65 डिग्री आया था। तो हमने ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी को 65 तक वेरी करवाना है। अब जो है वेरी कहां से होगा? मैंने कहा था कि ये जो हमारा रियोस्टेट है, रियोस्टेट आपको जो है कम ज्यादा पोटेंशियल करके देगा। इज दैट क्लियर? अब हम कहते हैं कि वो 65 तक हम लेके जाएंगे। अब अगर हम 65 तक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी को लेके जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। अब गौर कर रहे हैं ग्राफ के अंदर, हम कहते हैं यहां पे देखें इलेक्ट्रॉन आए, फिर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, फिर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गए। कब तक? जब आपका एंगल था 50 डिग्री। यहां पे मैक्सिमम हुए, फिर डाउन हुए। क्लियर? यानी पहले पहले इलेक्ट्रॉन निकले कहां से? यहां से इलेक्ट्रॉन निकले। अब इस चीज को आप और भी तरीके से अब दोबारा देखें। हम कहते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, फिर कम हो गए, फिर ज्यादा हो गए और फिर पीक पे चले गए, मैक्सिमम हो गए, फिर उसके बाद डाउन होना शुरू हो गए। पहली बात। अब हम कहते हैं कि अगर ये तो था जब आप काइनेटिक एनर्जी को वेरी कर रहे हैं, अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आप फिक्स कर दें, क्या पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स कर दें या काइनेटिक एनर्जी को फिक्स कर दें, फिर क्या होगा? हम कहते हैं कि अगर वही पोटेंशियल डिफरेंस आप कर दें 54 वोल्ट का, तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा? हम कहते हैं कि यहां पे हम वोल्टेज ले रहे हैं और यहां पे कलेक्टर करंट है। अब हम कहते हैं कि देखें इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन कम हुए, मजीद कम हुए, फिर इलेक्ट्रॉन जो है क्या हुए? ज्यादा, फिर क्या हुए? मैक्सिमम, फिर क्या हुए? डाउन हुए। इज दैट क्लियर? अब हम उस चीज को प्रूव करेंगे जो हमारे पास फार्मूला दिया था सर डी ब्रॉय ने। वो फार्मूला था बेटा हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 ओवर अंडर रूट वी और यहां पे था एंगस्ट्रॉम। क्लियर बेटा? अब हम V को जानते हैं, हमारे पास क्या है? 54 वोल्ट। तो अब लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 ओवर अंडर रूट 54 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी जो वैल्यू आई थी लास्ट में वो आई थी लैम्डा विच इज इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर ना? तो ये था जो फार्मूला डी ब्रॉय ने दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है इतनी आपकी जो वेवलेंथ रखता है, यानी बहुत ही समाल वेवलेंथ है उसके पास। एंगस्ट्रॉम को खत्म करें तो 10 टू रेज पावर -10 आ जाता है, यानी बहुत समाल है। समाल है तो उसकी एनर्जी ज्यादा तो बंदा भाग भी ज्यादा सकता है। तो ये फार्मूला भी प्रूफ होता है और ये वैल्यू भी प्रूफ होती है, यानी ब्रैग्स लॉ को भी ओबे करता है। फिर इस एक्सपेरिमेंट से जर्मर और जो है डेविसन के एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि ये जो बंदे हैं दोनों सही कह रहे हैं
इस बिना पे जो है फिर क्या हुआ कि इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन? थैंक यू।